नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आज सुनिए मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी ऊंचाई। ये कहानी भी उनकी प्रसिद्ध और बहुत पसंद की जाने वाली कहानियों में से एक है। तो प्रस्तुत है कहानी ऊंचाई। दोनों में से शायद कोई भी नहीं सोया था। हाँ, उनके बीच का प्यार और अपनत्व सो गया था। सो ही नहीं गया था, शायद मर गया था। एक ही पलंग पर दोनों के शरीर पास पास लेटे थे, पर मन के बीच एक अनंत दूरी आ गई थी। शिवानी के मन में कहीं बहुत गहरे एक टीस अवश्य थी, पर ऊपर की उस जड़ता को क्या करे जो उस टीस का पूरी तरह एहसास भी नहीं होने देती थी, जिसके नीचे अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी कुछ इस प्रकार मिलजुल गए थे कि वो तीनों को अलग अलग करके देख ही नहीं पाती। 8 वर्ष के सुखद विवाहित जीवन की मधुर घड़ियाँ, किसी भी क्षण टूट जाने वाला वर्तमान का ये तनाव और अनिश्चित भविष्य का अंधकार उसे न कहीं से पुलकित कर रहा था, न खिन्न न भयभीत। हाँ, कल सारे दिन उसने ये प्रतीक्षा अवश्य की थी कि शिशिर उससे कुछ बोलेगा, उसे डांटे फटकारेगा, सफाई मांगेगा या अपने इस तरह एकाएक चले आने पर पश्चाताप करता हुआ समझौता कर लेगा। 20 घंटे की रेल यात्रा में उसने आपस में होने वाली बातों की अनेकानेक कल्पनाएं की थीं, पर इस जटिल गांठ को न खोल पा सकने वाली ये चंद औपचारिक बातें, ये असह्य तनाव तो अप्रत्याशित ही था। और जब रात आई तो शिवानी को लगा कि शायद इस रात के खामोश सन्नाटे में ऐसा कुछ होगा जिसकी वो सारे दिन से प्रतीक्षा करती आई है। बिना एक शब्द भी बोले केवल देह की निकटता और स्पर्श, ये शब्द दोनों को कहीं इतना पास ले आएंगे कि सारे तनाव ढीले हो जाएंगे और मन का सारा मैल आंसुओं में बह जाएगा। पर वैसा भी कुछ नहीं हुआ। पास लेटे शिशिर के शरीर की हर हरकत ने पहले उसके मन में आशा जगाई और फिर क्षोभ, और जैसे जैसे समय बीतता गया शिवानी के मन की सारी कोमलता कठोरता और जड़ता में बदलती चली गई और उसे लगने लगा जैसे वो कुछ भी महसूस करने में असमर्थ हो उठी है। बिस्तर पर लेटे रहना जब असह्य हो गया तो वो उठी, कंधे पर शॉल और पैरों में चप्पल डालकर बाहर निकल गई। बीतते नवंबर के कोहरे का धुंधलका चारों ओर छाया हुआ था। बड़ा सा बगीचा, चारों ओर लंबे वृक्ष और छोटी झाड़ियाँ ओस में भीगी और अंधेरे में डूबी खड़ी थीं। मन की शून्यता को और गहरा देने वाला सन्नाटा था। उसने समय का अंदाज़ा लगाना चाहा पर लगा नहीं पाई। हाँ, पूर्व की ओर कोहरे को चीरकर सफ़ेदी की हल्की सी आभा जरूर झलक मार रही थी। उसने शॉल को अच्छी तरह से अपने चारों ओर लपेटा और 4 सीढ़ियाँ उतरकर लाल बजरी की सड़क पर आ गई। अंधेरी सड़क पर पेड़ों की खामोश उदास छायाएं गहरे काले रंग के धब्बों के रूप में फैली बिखरी पड़ी थीं। चलकर वो फाटक के पास बने कुएं पर आ गई। कुछ देर इधर उधर देखती वहीं खड़ी रही, फिर उसी की जगह पर बैठ गई। हवा की ठंडक और नमी से धीरे धीरे उसकी जड़ता गलने लगी और सबसे पहले उसके मन में आया वो यहाँ आई क्यों। 15 दिन पहले शिशिर बिना कुछ बोले सुने यहाँ चला आया था। उस दिन उसका मन हुआ था कि दोनों बाहों से पकड़कर शिशिर को रोक ले, पर कहीं से वो इतनी अवश हो उठी थी कि उससे हिला तक न गया। जाने का प्रसंग, जाने का ढंग जैसे सब चीख चीख कर उसे बता रहे थे कि शिशिर केवल उसके घर से ही नहीं उसके जीवन से भी जा रहा है, पर वो थी कि न इसे समझ पाई न स्वीकार कर पाई। मिलकर बिताए हुए सुख दुख के 8 साल क्या इस तरह झुठलाए जा सकते हैं? और फिर जो कुछ गया वो क्या इतनी बड़ी बात थी जिसके लिए संबंध टूट जाए? कितना गहरा था उनका ये संबंध और कितनी गहरी आस्था थी उस संबंध के प्रति। उस आस्था ने तो उससे बिना किसी दुविधा संकोच के वो सब करवा लिया था जो किसी भी नारी के लिए असंभव है। शिशिर के जाने के बाद के 15 दिन कितने अनमने और उदास बीते थे, पर यह तो कभी लगा ना था कि वो आएगा नहीं। ये आशंका मन में आती और निकल जाती, 2 क्षण को भी तो जम नहीं पाती थी। यूँ तो दोनों में कितनी ही बार लड़ाई होती थी, कई दिन तक बोलचाल बंद रहती थी, पर जिस दिन समझौता होता था वो दोनों कहीं और ज़्यादा पास आ जाते।
हर बार झगड़ा उन्हें निकट से निकटतर ही लाया था और इसीलिए जिस दिन उसे शिशिर का पत्र मिला था कि 25 तारीख की गाड़ी पकड़कर 26 को राजगिरी पहुंचो, मैं स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तो एकाएक ही उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया था। एक बार भी उसके मन में नहीं आया कि इस बार की घटना, इस बार का कारण पहले से बिल्कुल भिन्न है, इसीलिए इसका परिणाम भी भिन्न ही होगा। 26 को जब वो 2 डिब्बों के ट्रॉमनुमा गाड़ी से राजगिरी स्टेशन पर उतरी तो शिशिर खड़ा था। देखकर यह जरूर लगा था कि 15 दिन में जैसे शिशिर कहीं से बहुत बदल गया है, इतना कि पहचानने में भी तकलीफ सी हुई थी। कहीं दूर से भोजपुरी गीत की एक कड़ी हवा की लहरियों पे थिरकती हुई आई और मन के तारों को झंझना गई। शिवानी की इच्छा हुई कि पास बैठकर कोई बहुत ही दर्दनाक गीत उसे सुनाए। पता नहीं कौन दूर ही दूर से गाता हुआ चला गया। वो आज ही वापस लौट जाएगी, जो कुछ हुआ है उसे स्वीकार कर लेने में ही सार है। निश्चय उसने कर लिया, पर अपने निश्चय के परिणाम की, अपने भविष्य की कोई भी तस्वीर उसके मन में नहीं उभरती थी। शायद अभी भी मन की आस्था ने कल्पना को जकड़कर निश्चेष्ट बना रखा था। एक ठंडी निश्वास के साथ उसकी आंखें छलछला आईं। अतुल इस बात को जानेगा तो कितना दुखी होगा, अपने को कितना कितना कोसेगा, और साथ ही एक बड़ी अजीब सी बात उसके मन में आई। मान लो भावावेश में आकर वो कह दे, मेरे कारण, मेरी जरा सी खुशी के कारण तुमने अपने को बर्बाद कर लिया शीनू, अब मुझे बनाने का अवसर और अनुमति भी दो। पास की झाड़ियों के पत्ते को हल्के से सरसराता कपकपाता शीतल हवा का एक झोंका निकल गया। शिवानी ने सिर ढक लिया, उसे कानों पर बड़ी सर्दी लग रही थी। आंखों की तराइयां घनी हो उठीं और पलकों के कगारों के बीच आंसू उमड़ उमड़ कर पाने लगे, और वे क्षण पानी, चारों ओर पानी, उमड़ता घुमड़ता लहराता समुद्र प्रिटी रेत में खेल रहा था, और वो बड़े अनमने भाव से समुद्र के वक्ष स्थल पर उठती गिरती लहरों को देख रही थी। उसका मन बेहद उदास था। शिशिर हमेशा की तरह प्रोग्राम बिगाड़ता है। व्यर्थ ही वो अकेली चली आई। उसे शिशिर के साथ ही रहना चाहिए था, उसके साथ ही आना चाहिए था। अब वो यहाँ नहीं ठहरेगी। 1 महीने को ही तो प्रिटी घर आया है और वो महीना सबको साथ ही बिताना चाहिए। 2 दिन में ही वो लौट जाएगी। सांझ खूब गहरा आई, तट निर्जन हो गया और समुद्र का पानी अंधेरा घुल जाने के कारण काला हो गया, तो प्रिटी का हाथ पकड़कर वो लौट पड़ी। अचानक अपना नाम सुनकर वो चौंकी और जब मुड़कर देखा तो सामने खड़े व्यक्ति को पहचानने में उसे 2 मिनट लग गए थे। पर जब पहचाना तो बेहद आश्चर्य में लिपटा स्वर निकला था, अरे अतुल, यहाँ कैसे? मैं बड़ी देर से तुम्हें बैठा हुआ देख रहा था, पर पता नहीं क्या सोचकर पास नहीं आया। जब तुम जाने लगी तो लगा कि अभी भी बात नहीं करूँगा तो फिर तुम्हारा पता पाना भी मुश्किल हो जाएगा। ठहरी कहाँ हो? अंधकार में तीनों धीरे धीरे चलते जा रहे थे। पूरी होटल में। तुम कहाँ ठहरे हो? रामकृष्ण मिशन वालों का एक मठ है, उसी में रहने की व्यवस्था कर ली है। बच्चे को लेकर अकेली आई हो? हाँ। और वो सोचने लगी, क्या प्रिटी की शक्ल उससे इतनी ज़्यादा मिलती है कि उसे उसका बच्चा ही माना जाएगा? और होटल आया। उसके पहले ही दोनों को लगा कि अब बात करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। शिशिर के न आने से वो यूं ही उदास हो रही थी, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था। फिर 11 साल के अंतराल में वो सब कुछ भूल भी तो गई थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बात करे। उसके दिमाग में कोई भी पुरानी बात तो नहीं उभर रही थी। होटल आ गया तो एक क्षण को ठिठकी, फिर बोली, चलो कुछ देर बैठ कर जाना। पर स्वर की उदासी से स्पष्ट ही था कि ये केवल शब्द भर ही हैं, इनमें ठहरने का कोई आग्रह नहीं। अतुल भी समझ गया, नहीं ठहर तो नहीं सकूँगा। आप अकेले ही हैं ना? पता नहीं क्या जानने के लिए शिवानी ने पूछा। हाँ, तो कल सवेरे चाय पीने इधर ही आइए। और फिर उसे खुद ही बड़ा विचित्र लगा, अगर वो अकेला नहीं होता तो क्या वो उसे नहीं बुलाती? आप ज़रूर आइए, परसों शायद मैं वापस लौट जाऊंगी। अच्छा, आऊँगा। दूसरे दिन जब अतुल आया तो पहले दिन की उदासी और औपचारिकता समाप्त हो चुकी थी। सारे दिन दोनों साथ रहे। तीसरे दिन भी शिवानी नहीं गई और अतुल उसके होटल में ही रहा। 11 साल के अनुभवों को दोनों ने एक बार फिर से दोहरा दिया और हंसती हुई शिवानी बोली,
कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी है, पर देखती हूँ दुनिया है काफ़ी छोटी। देखो ना, घूम फिर कर हम लोग आखिर मिल ही गए। हाँ, मिल तो गए। और अतुल हंसा, पर उसकी हंसी में कहीं दर्द था, मानो कह रहा हो जब सब कुछ समाप्त हो ही गया तब मिलना ना मिलना बराबर ही है। एक क्षण को शिवानी की आंखें उसके चेहरे पर स्थिर होकर जम गईं। क्या अतुल के मन में कहीं कुछ दुख है? सुनो, तुम मेरे साथ कलकत्ता चलो, शिशिर तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। नाम से तो वे तुम्हें जानते ही हैं, शादी के बाद ही मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। बोलो, चलोगे? नहीं, कलकत्ता जाकर क्या करूँगा? तुम्हारे शिशिर बाबू को खुश करने के लिए वहाँ तक चला चलूँ, इसमें भी कोई तुक है भला? प्रटी के बाल बनाते बनाते शिवानी ने कहा, शिशिर के प्रति तुम्हारी इस अरुचि का कारण जान सकती हूँ? जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं उसमें रुचि अरुचि का प्रश्न ही नहीं उठता। ईर्ष्या तो नहीं है? एक हाथ में कंघा और दूसरे में प्रटी की ठोड़ी को पकड़े हुए उसने अतुल के मन में बैठने का प्रयत्न करते हुए पूछा, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो भी तो कोई अस्वाभाविक नहीं। अतुल हंसा। अतुल की हंसी कितनी बदल गई है, और शिवानी के सामने 11 साल पहले के अतुल के हंसते हुए अनेक चेहरे उभर आए। जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी वस्तु को छोड़कर 2 साल तक उसकी कोई खबर भी ना ले, उसे ईर्ष्या या शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। शिकायत तो मैंने नहीं की, अधिकार अनाधिकार की अपनी सीमाएं भी मैं जानता हूँ शीनू, तुम्हें बतानी ना होंगी। अतुल कलकत्ता नहीं गया, पर जब शिवानी कलकत्ता के लिए रवाना हुई तो उसने वायदा किया कि जुलाई में जब वो प्रटी को उसके स्कूल छोड़ने के लिए जाएगी तो एक दिन के लिए अवश्य इलाहाबाद रुकेगी। ट्रेन चल पड़ी तो शिवानी इस आकस्मिक मुलाकात के संयोग पर ही सोच रही थी। अतुल के एकाकी जीवन के प्रति उसके मन में हल्के से दर्द का एहसास भी था और संतोष का भी, पर वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। इस मुलाकात में एक त्रिकोण की कोई समस्या आती। 8 साल का सुखी जीवन बिताकर 2 बच्चों की मां होकर ऐसी किसी स्थिति की संभावना से भी वो कितनी दूर जा चुकी है, इसे वो खूब अच्छी तरह समझती थी। लो, तुम्हारे मित्र साहब का पत्र भी आ गया। हल्के पीले रंग का लिफाफा पकड़ाते हुए शिशिर ने मजाक किया था। शिवानी को लगा चेहरे पर लिपटी हंसी स्वर के बिखराव को छिपा नहीं सकी। वो एक क्षण को रुकी, गौर से शिशिर के चेहरे को देखा तो बड़ा नामालूम सा आघात उसके मन पर लगा। फिर भी उसने बड़े सहज स्वाभाविक ढंग से पत्र लेकर पढ़ा और वापस लिफाफे में डाल दिया। पति के मन में उठी हल्के से संशय की कोर को मिटाने के लिए उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि लो पढ़कर देख लो कि क्या लिखा है। संदेह उठे ही क्यों, और यदि अकारण ही संदेह उठता है तो फिर ऐसे शंकालु व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट सहना ही चाहिए। पर उस दिन जो संदेह का बीज उगा उसने शिवानी से कहीं कुछ गलत करवा ही दिया। इस बात का अनुभव उसे कुछ 15 दिन पहले हुआ। फिर भी जरा से ठंडे दिमाग से सोचो तो सारी बात कितनी तुच्छ है। और फिर शिशिर के लिए, जिसने नैतिकता, प्रेम, विवाह, सेक्स सबको नापने के लिए अपने अलग अलग गज बना रखे थे, एक ही बार नापने का मौका आया तो गज छोटा पड़ गया। यहाँ सर्दी में क्यों बैठी हो? शिवानी चौंक उठी। ओस की उजली आभा चारों ओर फैल चुकी थी, उसे पता नहीं लगा। उसने शिशिर की ओर देखा। भीतर चलो। आवाज़ की सर्दी से भी ज़्यादा सर्द शिशिर का स्वर था। शिवानी कुछ बोली नहीं, चुपचाप शिशिर के पीछे हो ली। बिना नहाए ही नाश्ता करके चलते हैं, पहले पहाड़ चढ़ेंगे, फिर उतर कर वहीं गर्म पानी के सोतों में नहाकर लौट आएंगे। चल पड़े तो बड़ी सुहानी धूप बिखरी हुई थी और चारों तरफ का सभी कुछ एक अजीब निखार के साथ चमक रहा था। ये विपुलाचल है, सामने के पहाड़ की ओर संकेत करते हुए शिशिर ने बताया तो शिवानी ने गर्दन ऊंची करके और पलकों को कपाल पर चढ़ाते हुए उसकी ऊंचाई को नापने का प्रयत्न किया। पहले इसी पर चढ़ेंगे, जैनियों का तो ये तीर्थ स्थान है, ऊपर जैन मंदिर भी है। चलिए। इस अतिरिक्त आदर से अगली बात शिशिर के गले में ही अटक गई। पहाड़ पर मार्ग के नाम पर एक पतली सी पगडंडी बन गई थी। हालांकि उसका रास्ता भी चारों ओर के झाड़ झंकाड़ से काफ़ी बीहड़ सा ही था, फिर भी वहाँ चढ़ाई चढ़ना एकदम सीधी थी। वहाँ पत्थर डाल डाल कर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ सी बना रखी थीं। शिशिर ने पगडंडी पर 2 कदम रखे ही थे कि शिवानी ने कहा,
पगडंडी से क्या चढ़ना, यहाँ से तो सभी चढ़ते हैं, चढ़ना ही है तो उस जंगली रास्ते से चढ़ो। और वो जहाँ की तहाँ खड़ी रही। कहा भी उसने ऐसे ही था, मानो बस कह ही दिया हो, कोई सुने ना सुने। शिशिर के पैर थम गए, पीछे घूमा और धीरे से बोला, पगडंडी से भी चढ़ाई बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बिना पगडंडी के तो आधा रास्ता भी तय नहीं होगा। शिवानी कुछ नहीं बोली, बस चढ़ना शुरू कर दिया। चप्पल उसने हाथ में ले ली थी और हाथ टेकती हुई झाड़ियों से अपने को बचाती बचाती वो चढ़ रही थी। और उसे कभी मसूरी की याद आ रही थी, जहाँ कैंपटी फॉल पर चढ़ते समय दोनों हाथ पकड़कर चढ़ रहे थे। तो कभी वो दिन याद आ रहा था जब 4 महीने पहले प्राया हुआ पत्र लेकर शिशिर ने उससे पूछा था, जो कुछ इसमें लिखा है वो सच है? शिवानी एक क्षण को विमूढ़ सी उसे देखती रही थी। ये पत्र इसने कहाँ से निकाला? और फिर बिना तनिक भी सहमे या स्वर को कपाए सहज भाव से कहा था, सच ना होता तो लिखता ही क्यों? और इसके बाद वो तैयार हो गई थी कि शिशिर घर में तूफान मचा देगा, चीज़ें उठा उठा कर फेंकेगा, अपने और उसके बाल नोचेगा, भिंची हुई मुट्ठियों को हवा में उछाल उछाल कर चीखेगा, चिल्लाएगा। पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो चुपचाप अंदर गया था और 2 घंटे बाद उठकर उसने सूटकेस में अपने कपड़े रखे और बिना एक शब्द भी बोले घर से निकल गया था। मौन भाव से शिवानी सब कुछ देखती रही थी। बड़ी जोर से उसका मन हो रहा था कि दोनों बाहों से पकड़कर उसे बिठा दे और सारी बात समझा दे, पर बात गले में ही अटक कर रह गई। जब सीढ़ियाँ उतरा तब भी रोक नहीं पाई, जाने कैसी विवशता से जकड़ी बैठी रही। शिशिर का ये सुलगता गुस्सा, ये मौन गृह त्याग, सब कुछ उसे बड़े स्वाभाविक लगे थे, पर साथ ही अपने को भी एक क्षण तक के लिए अपराधी नहीं मान पाई थी। आखिर उसने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया? उसके बाद वे उदास अनमने 15 दिन भी एक एक करके उसकी आंखों से गुजर गए। इन दिनों उसने अतुल को एक भी पत्र नहीं लिखा। कुछ भी करने को तो मन नहीं होता था। कहीं से वो बड़ी निर्जीव और पंगु हो उठी थी। ऊपर पहुँचे तो रास्ते का झाड़ जंकाड़ समाप्त हो चुका था और चौड़ी समतल भूमि थी जिसके बीच में मंदिर बना हुआ था। मंदिर इस समय बंद था, पर जालीदार दरवाजों में से भगवान की संगमरमर की मूर्ति दिखाई दे रही थी और चंदन, केसर और अगर की मिली जुली सुरभि हवा के साथ ही साथ चारों ओर लहरा रही थी। पता नहीं वहाँ क्या था कि एक बार सब कुछ भूल कर उसका मन उसमें ही बंद कर रह गया। सारा शहर वहाँ से दिखाई दे रहा था, धूप में चमकता हुआ शहर। यूँ शहर के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी पता नहीं ऐसा क्या था कि मन की सारी उदासी के बावजूद उसे सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी दूर पर ही एक पत्थर की बेंच बनी हुई थी। वो धीरे धीरे जाकर उसी पर बैठ गई। चढ़ाई के कारण सांस उसकी फूल रही थी और पैरों में दर्द हो रहा था। फिर भी चढ़ते समय मन में एक बोझ का एहसास हो रहा था। वो यहाँ आकर जैसे समाप्त हो गया। उसने बिना देखे ही जान लिया कि शिशिर भी उसके पास आकर बैठ गया है। धूप में पड़ती उसकी प्रतिच्छाया के समानांतर ही एक छाया और लेट गई थी, शिवानी। 8 साल बाद उसने पहली बार शिशिर के मुंह से अपना पूरा नाम सुना। उसकी दृष्टि शिशिर के चेहरे पर स्थिर हो गई। बड़े विवश से भाव से उसने दोनों हाथों को मसलते हुए कहा, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात कहाँ से शुरू करूँ। सच ही तो है, जो बात समाप्त ही हो गई हो उसे कोई भला शुरू भी तो कहाँ से करे। शिवानी उसी तरह अपलक नेत्रों से उसकी ओर देखती रही, मानो विश्वास करने का प्रयत्न कर रही हो कि क्या बात सचमुच ही समाप्त हो गई। देखो, उस दिन आवेश में बिना कुछ कहे में चला आया और पिछले 15 दिन से मैं यहाँ एक तरह से अपने से ही लड़ रहा हूँ। कई तरह से अपने को समझाने का प्रयत्न किया, पर हर बार यही लगा कि बात जैसे बहुत बहुत आगे पहुँच चुकी है। पीछे लौटने की तो अब कोई राह ही नहीं बची। इसी बात पर आश्चर्य होता है कि अपनी छोटी से छोटी बात को भी यूँ निर्द्वंद्व भाव से मुझसे कह देने को आतुर तुम इतनी आगे बढ़ गई और मैं जान भी नहीं पाया। एकाएक ही शिशिर का स्वर भीग गया। दोहरी चोट तुमने मुझ पर की, एक ओर बेवफाई और दूसरी ओर धोखा, छल। तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर सकती हूँ, तुम्हें छल सकती हूँ? बीच में ही बात काट कर शिवानी ने पूछा। उसकी आंखों की कोर नम हो उठी थी। किस आधार पर विश्वास करूं? कौन सा कारण है जो विश्वास न करूं? तुम अपना शरीर तक एक पुरुष को दे आई और
कैसे इतनी बड़ी बात को पचाकर बड़े स्वाभाविक ढंग से चल पड़ी। आवेश में शिशिर की मुट्ठियां भिज गईं, पर स्वर उसका बेहद निर्जीव था। शब्द जैसे उसके गले से निकल नहीं रहे थे। शरीर देने के बाद औरत के लिए अस्वाभाविक हो जाना क्या अनिवार्य ही है? और छिपाने के पीछे भी तुम्हें धोखा देने या छलने का उद्देश्य कतई नहीं था। सिर्फ इसलिए छिपाया था कि तुमसे सहा नहीं जाता, तुम बहुत कष्ट पाते। अतुल के पत्रों से ही तुम कहीं कचोट का अनुभव करते थे। पर मुझे कष्ट हो या जिसे मैं सहन नहीं कर पाऊं, ऐसा काम ही तुमने क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा काम? ऊपर हवा ज़्यादा ठंडी थी। चढ़ाई के कारण जो पसीना चेहरे पर चमक आया था वो सूख गया था और शरीर की गर्मी भी हवा की ठंडक के साथ बह गई थी। शॉल को अपने चारों ओर अच्छी तरह से लपेटते हुए शिवानी ने धीरे से कहा। जैसी स्थिति थी उसमें लगा कि यदि वो नहीं करूँगी तो मुझे बहुत कष्ट होगा। अपना दायित्व पूरा न कर पाने के कारण शायद मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। विश्वास करो शिशिर, जो कुछ भी किया तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, अपने को कष्ट से बचाने के लिए किया। और तुम्हें कष्ट ना हो इसीलिए तुम्हें कुछ बताया नहीं। विश्वासघात की बात तो मेरे मन में भी नहीं थी। अपनी हर बात को बड़े कौशल से जस्टिफाई करने से ही कोई गलत बात सही नहीं हो जाती शिवानी। फिर आरी की तरह फंसी हुई दोनों हाथों की अंगुलियों को झटके से अलग करके सारी बात को समाप्त करने के अंदाज में उसने कहा, कष्ट से बचाया इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और सोचता हूँ इस पर अधिक बहस न करके तुम्हें भी अधिक कष्ट न दूँ, इसलिए हमेशा के लिए अपने से मुक्त ही कर दूँ। यूँ ये बात मैं तुम्हें लिखकर भी बतला सकता था, पर जाने क्यों लगा कि जिस तरह विवाह के लिए दोनों की उपस्थित अनिवार्य है, वैसे ही विच्छेद के समय भी दोनों को ही उपस्थित रहना चाहिए। आंसुओं को आंखों में पीने का भरसक प्रयत्न करते हुए उसने सीधी नज़रों से देखा। शायद वो अपनी बात की प्रतिक्रिया उसके चेहरे पर देखना चाहता था, पर पानी की हल्की सी परत के पार दिखते शिवानी के नक्श बहुत धुंधले हो उठे थे। शिशिर के कान एक मर्म विदारक सिसकी को सुनने के लिए और उसकी बाहें शिवानी की निर्जीव देह को संभालने के लिए अधीर सी हो रही थीं। पर वैसा कुछ भी तो नहीं हुआ। न शिवानी रोई, न कटे पेड़ की तरह उसकी बाहों में ही आ गिरी। उसने बिना पलक उठाए केवल इतना ही कह दिया, यदि हमारे संबंधों का आधार इतना छिछला है, इतना कमज़ोर है कि एक हल्के से झटके को भी नहीं संभाल सकता, तो सचमुच उसे टूट ही जाना चाहिए। अपना ऐसा निर्जीव और भावविहीन स्वर उसके अपने लिए भी अपरिचित था। उसने आंखें उठाईं, पर शिशिर की ओर नहीं देखा, बस यूं ही निरुद्देश्य सी आसमान की ओर देखने लगी। आसमान में सफ़ेद पक्षियों का एक झुंड बंधनवार सा बनाता धूप में अपने पंखों को झिलमिलाता उन दोनों के सिर के ऊपर से उड़ गया। संबंधों की बात तुम ना करो, तुम्हें तो कोई हक नहीं है। तुम जैसी औरत क्या समझेगी इस संबंध की पवित्रता को? शिशिर के मन का सारा जहर, उसकी सारी कटुता उसके स्वर में छलकी पड़ रही थी। उसका मन हो रहा था कि दोनों हाथों से दबोचकर शिवानी को झकझोर डाले। इतना कि वो चीख कर कह उठे, शिशिर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, रह भी नहीं सकूंगी। और वो अपना सारा आवेश हथेलियों को मसल मसल कर निकालने लगा। शायद तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि अब तो सचमुच ही मुझे इस संबंध में कोई पवित्रता नज़र नहीं आती। मैं तो सोचती थी ये संबंध इतना ज़्यादा पवित्र है कि सारे संसार की अपवित्रता भी इसमें आकर पवित्र हो जाती है। पर जरा से स्पर्श से यदि बकवास बंद करो। शिशिर एक तरह से चीख सा पड़ा और फिर दोनों एकाएक ही चुप हो गए। अजीब सा था वो सन्नाटा भी। पथराई सी नज़रों से शिवानी ने देखा कि उसकी छाया के पास की छाया हल्के से कांपी और फिर धीरे धीरे सरक कर दूर होने लगी। वो अपलक नेत्रों से दूर होती उस छायाकृति को ही देखती रही। तभी सूरज आसमान में फैले एक दूधिया रेशमी बादल के टुकड़े की ओट में हो गया और वो छाया बेहद धूमिल हो उठी। शिवानी ने उधर से नज़रें हटा लीं। धूप के अभाव में हवा और भी ठंडी लगने लगी। उसने हवा में फरफराते अपने पल्ले को पकड़कर सिर ढक लिया और फिर अच्छी तरह से गर्दन के चारों ओर लपेट लिया, जिससे कानों में सर्दी नहीं लगे। बादलों की परत शायद कुछ घनी हो उठी थी, इसीलिए सामने का सारा दृश्य दूर दूर तक फैले मैदान और उनकी सीमा
निर्धारित करते पहाड़ सभी बड़े धुंधले हो उठे। पहली बार शिवानी की आंखों में आंसू भर आए और वे सारी धुंधली अस्पष्ट आकृतियां भी मात्र धब्बे भर रह गईं जो रह रहकर कांप जाती थीं। उसने घुटनों में अपना मुंह छिपा लिया। उसे अतुल के साथ बिताए 2 दिन याद आए, वे दृश्य, वे बातें, वे स्पर्श। अपने वायदे के अनुसार प्रीति को लेकर वो सवेरे इलाहाबाद उतरी थी। अतुल के स्वागत और खातिर से वो कहीं भीतर तक भीग उठी थी। अतुल दोपहर तक बस केवल प्रीति के साथ खेलता रहा था। उसके लिए उसने ढेर से खिलौने लाकर रखे थे और जब खाकर प्रीति सो गया था तो पहली बार दोनों ने आमने सामने बैठकर बातें की थीं। शिवानी सवेरे से ही अतुल के सजे सजाए घर को, बच्चे के प्रति उसके प्यार को देख रही थी और सोच रही थी उस अभाव की बात जो वह उसके जीवन में भरकर चली गई है। पर वो तो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। फिर भी जाने क्यों लग रहा था कि इस सब के बीच कहीं वो है। शायद इस तरह का प्रश्न पूछने का अधिकार तो मैं खो चुकी हूँ, फिर भी पूछ रही हूँ अतुल कि तुमने शादी क्यों नहीं की। अतुल मुस्कुराया था। जाने कैसा दर्द भरा व्यंग लिपटा था उस मुस्कुराहट में कि शिवानी बस देखती ही रह गई। पता नहीं क्यों शादी की कोई इच्छा ही मन में नहीं जागती। लगता है जीवन का यही पैटर्न बन गया है। बड़ी हताश से स्वर में अतुल ने कहा था और शिवानी कुछ देर तक समझ नहीं पाई थी कि अब क्या कहे। फिर बोली, जो पैटर्न है उसमें तो देखती हूँ विवाह की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। कॉलेज का अच्छा जॉब है, सजा सजाया घर है, निश्चित जीवन है। अब कौन सी बाधा है। 11 साल पहले का वो अनिश्चित राजनीतिक जीवन भी अब तो पूरी तरह छूट गया है। फिर अतुल ने कुर्सी की पीठ पर सिर को झुला लिया और आंखें भींच लीं। 2 क्षण चुप रहने के बाद वो बोला, मैं खुद नहीं जानता क्या बात है, पर शादी के लिए मन में कोई उत्साह नहीं रह पाता। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बाद मेरे जीवन में कोई आया नहीं। 2 लड़कियां आईं और बहुत निकट आईं, पर तुमसे कटकर मैं शायद कहीं से इतना ज़्यादा टूट चुका हूँ कि मन में किसी बात के लिए कोई उत्साह नहीं पाता। कहीं से मैं बेहद जड़ हो गया हूँ। आई एम कम्प्लीटली डेड शीनू, कम्प्लीटली डेड। किसी लड़की को देने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मरे हुए प्यार की लाश को मैं ढो रहा हूँ और उसे ढोते ढोते मैं खुद लाश हो गया हूँ। स्वर भीगा, कांपा और फिर बिखर गया। शिवानी की आंखों में 2 बूंद आंसू चू पड़े थे। उसके बाद रात को गाड़ी में बैठने तक दोनों में कोई बात नहीं हुई थी और जब गाड़ी चल पड़ी, अतुल पीछे छूट गया तो वो तकिए में मुंह छिपाकर देर तक आंसू बहाती रही। किस बात पर उसे रोना आ रहा था वो खुद नहीं समझ पा रही थी। तीसरे दिन रात को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए वो अपनी अटैची हाथ में लिए अतुल के क्वार्टर पर जा पहुंची थी। विस्मित पुलकित सा अतुल उसे देखता ही रह गया था। तुम कैसे? तुम तो 3-4 दिन प्रीति के साथ रहने वाली थी ना? नहीं रुकी। अटैची को एक ओर रखकर कुर्सी पर बैठते हुए उसने जवाब दिया था। पर तुम? खुली हुई किताब को उल्टी रखकर कुर्सी को शिवानी की ओर घुमाते हुए अतुल बोला, बिना सूचना दिए कैसे आ गई? क्यों आ गई? यही ना? अतुल की कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। नहा लूँ तब बात करूँगी। और वो उठ पड़ी। ऐसे मशीनी ढंग की दृढ़ता से वो बातें कर रही थी कि उसे ही स्वयं अपना व्यवहार बड़ा अपरिचित और पराया लग रहा था। वो नहाने गई तो उसने नल को पूरा खोल दिया। उसे लग रहा था जैसे पानी के साथ उसका शरीर से केवल सफ़र की धूली नहीं चढ़ रही है और भी बहुत कुछ पूछता बहता चला जा रहा है। बड़ी देर तक वो पानी के नीचे खड़ी रही, मानो कुछ था जिसे वो पूरी तरह धोकर बहा देना चाहती थी। नहाकर पीठ पर गीले बाल फैलाए आई तो देखा अतुल ज्यों का त्यों बैठा था। सिगरेट के धुएं की हल्की सी परत से उसका चेहरा कुछ अस्पष्ट सा दिखाई दे रहा था। शिवानी ने ट्यूबलाइट का स्विच बंद कर दिया तो कमरे का दूधिया प्रकाश अंधेरे में डूब गया। केवल टेबल लैंप के बिखरते प्रकाश में सिमटी चीज़ें ही चमकती रह गईं। मुझे ये रोशनी जरा भी अच्छी नहीं लगती। और शिवानी अतुल की कुर्सी के पास आकर खड़ी हो गई। खाना ट्रेन में ही खा लिया। और वो कुर्सी के हत्थे पर ही बैठ गई। अतुल चुप। सद्य स्नाता शिवानी के शरीर की ताजगी, भरते बालों का गीलापन और बिनाका पाउडर की गंध। फिर भी अतुल चुप ही रहा। शिवानी धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी।
तुम जानती हो शीनू, तुम क्या कर रही हो? ये सब मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। मेरे लिए तुम अपना सारा संसार मिटा कर रख दो, तुम्हारी इतनी अनुकंपा मुझसे सही नहीं जाएगी। स्वर कहीं दूर घाटियों की गूंज की तरह आ रहा था। शिवानी अतुल के चेहरे को देख रही थी, पर अतुल ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और बाकी उस चेहरा उसका इतना जड़, इतना निर्विकार था कि शिवानी कांप गई। सिगरेट के धुएं की एक पतली सी लकीर दोनों के बीच में खिंची हुई थी, बस। अनुकंपा की बात ना कहो अतुल, इसे और चाहे जो नाम दे लो। तुम ऐसे अकिंचन नहीं कि तुम पर अनुकंपा करूं, और अपना सब कुछ मिटा कर देने की उदारता भी मुझ में नहीं है। मेरा कुछ भी मिटने वाला नहीं है, इसीलिए दे रही हूँ। कहने के साथ ही उसे शिशिर का ख्याल आया, पर उसे जबरन एक ओर ठेल कर उसने अतुल के होंठों पर अपने कांपते हुए होंठ रख दिए। उंगलियों में दबी हुई सिगरेट की पकड़ इतनी कस गई कि वो कसमसा कर टूट गई। मैं जानता हूँ तुम्हारे पति बहुत उदार हैं, महान हैं, बड़े अनकन्वेंशनल भी हैं, पर बार बार उनकी उदारता की बात कहकर क्यों नाहक ही मुझे छोटेपन का एहसास करा रही हो? पागल। हल्के से शिवानी हंसी थी। आदमी छोटा अपने मन के छोटेपन से होता है, दूसरे का बड़प्पन किसी को छोटा नहीं बनाता, बना भी नहीं सकता। मेरे लिए जैसे शिशिर वैसे ही तुम हो। और उसने फिर हल्के से अतुल के होठों को छू दिया। इस बार सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर पड़ा था और उसकी बाहों में शिवानी की सारी देह कसमसा रही थी। और फिर एकाएक झटके से शिवानी को अपने से अलग करके अतुल ने उससे पूछा, शीनू तुम यहाँ क्यों आई तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये लिखा था कि प्रीति को लेकर एक दिन के लिए आना। मैं तो सिर्फ प्रीति से खेलना चाहता था, बहुत प्यारा बच्चा है। तुम यूँ अकेली चली आओगी, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इस सब के लिए मैं तैयार भी नहीं था, ये सब मैं चाहता भी नहीं था। हम जो चाहते हैं या जिसके लिए तैयार रहते हैं, जीवन में केवल वही होना चाहिए, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। और तुम्हारे निमंत्रण पर ही तुम्हारे घर आना चाहिए, ये बात भी कभी मन में नहीं आई, इसीलिए चली आई। मेरा आना इतना बुरा लग रहा है तो मैं कल ही चली जाऊंगी, बड़े सधे हुए स्वर में शिवानी बोली। बुरा? शीनू, कभी कभी अपने बारे में बड़ी ऊंची और मीठी बातें सुनने के लिए हम ऐसी बातें करते हैं। तुम शायद सोच रही हो कि मैं विभोर होकर कहूँगा कि शीनू तुम क्या आ गई, मेरे जीवन में बाहर आ गई। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा मेरे पास रहो, पर ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूँ। संयम की वजह से नहीं, वरन इसलिए कि मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा, पर इतना जरूर कहूँगा कि आकर तुमने उचित नहीं किया। कहीं हल्के से आहत होकर भी शीनू हंसी। उचित अनुचित का मेरा अपना भी विवेक है और मुझे उसके अनुसार ही चलने दो। अपना विवेक तुम अपने छात्रों को बांटने तक ही सीमित रखोगे तो ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, तुमने शिशिर के साथ अन्याय नहीं किया? ये उसके प्रति छल नहीं है? आते समय जिस सहजता से तुम अपने ठहरने की बात बताकर आई थी, लौट कर भी उसी तरह बता सकोगी? यहाँ जो कुछ किया कह सकोगी उसे? अतुल की इस जड़ता और क्रूरता से शिवानी एक तरह से तिलमिला गई। उसे शिशिर का ख्याल आया, उसके हल्के से स्पर्श तक से वो कैसा उन्मादी हो जाती है। और ये? अतुल ने दूसरी सिगरेट निकाली। माचिस की जलती सीख ने एक क्षण के लिए प्रकाश के बड़े वृत्त के बीच एक छोटा सा वृत्त और बना दिया, और फिर दोनों के बीच में धुएं की हल्की सी परत छा गई, लहरदार धुएं की। हर बात को बुद्धि के गज से नापने का मेरा स्वभाव नहीं है। मैं वही करती हूँ जो मेरा मन ठीक समझता है। बस इतना जान लो कि यहाँ आकर मैंने शिशिर के साथ धोखा नहीं किया है। उनको छलने का साहस इस जन्म में मैं शायद ही कभी जुटा पाऊँ। अतुल केवल सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचता रहा। जब वो कश खींचता तो सिगरेट का सिरा सुर्ख अंगार की तरह चमक उठता। उसके बाद धुएं के हल्के फुल्के बादल दोनों के बीच तैरने लगते। मेरी बात की कोई संगति तुम्हें नज़र नहीं आ रही है ना? लगता है शायद मेरे मन की बात कोई समझ भी नहीं पाएगा, तुम भी नहीं, शायद शिशिर भी नहीं। जानती हूँ, अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक तर्क भी मैं नहीं जुटा सकती हूँ, वैसा कोई प्रयास भी नहीं करूँगी। फिर भी इतना जान लेना अतुल, जो कुछ कह रही हूँ वो झूठ नहीं है। और उसका कंठ रुंध गया। बात से नहीं पर शायद स्वर की आर्द्रता से अतुल बेहद कातर हो आया।
शिवानी का हाथ अपने हाथ में लेकर सामने की दीवार पर बड़ी खोई सूनी सी नज़रों से देखता हुआ वो बोला, शीनू, कभी सोचा भी नहीं था कि यूँ 11 साल बाद तुमसे मुलाकात होगी। और वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही खोए खोए स्वर में बोला, और पुरी में मिला था तब क्या ये सोचा था कि इस मुलाकात का ये परिणाम होगा? अपने जीवन के अभाव और दुख ने उस दिन मन को कहीं बहुत बेधा था, पर तुम्हें सुखी प्रसन्न देखकर मैं अपने दुख को भूलने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे सुख से सुखी होने का प्रयत्न कर रहा था। तुम मेरे सुख से सुखी हो ये ठीक है, ये जीवन के लिए आदर्श हो सकता है, पर मैं यदि तुम्हारे दुख से दुखी हूँ तो ये गलत है, अनुचित है। क्यों? तुम्हें जीवन में अकेलापन नहीं लगता? तन्हाई की घड़ियाँ जिंदगी को बोझिल नहीं बना देती? ये सूना सा घर और उससे भी अधिक सूना मन तुम्हें कहीं से टीसता नहीं? सब कुछ होता है शीनू, सब कुछ होता है, पर उससे क्या? उससे मेरे प्यार की लाश ने तुम्हें जीती जागती लाश बना दिया है। मेरा प्यार ही तुम्हें नया जीवन भी देगा। मेरे इस अधिकार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शीनू, और उसने शिवानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। देर तक शिवानी का हाथ उसके हाथ में कांपता पसीजता रहा था। उसके आंसू शिवानी के गालों और अधरों को भिगोते रहे थे। शीनू, शीनू का स्वर मौन कमरे की दीवारों के बीच में कांप कांप कर गूंजता रहा था। शीनू, शिवानी चौंक पड़ी। उसने घुटनों में से सिर उठाया। पता नहीं कब से शिशिर उसके पास आकर खड़ा हो गया था। उसने अपनी गीली पलकें उठाकर शिशिर की ओर देखा। रूखे उड़ते केश, फीका मुरझाया चेहरा। धीरे से वो उसके पास आकर बैठ गया। धूप फिर निकल आई थी। चारों तरफ की चीज़ें फिर चमकने लगी थीं। इस बार शिशिर जब बोला तो उसका स्वर बहुत सधा हुआ था। उसमें ना कोई आक्रोश था ना आवेश। एक बात पूछूं शीनू, अगर मैं किसी दूसरी स्त्री से शारीरिक संबंध स्थापित करूं तो तुम बर्दाश्त कर लोगी? शिवानी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें शिशिर के मुख पर टिका दी। रात से लेकर अब तक कई बार रोने के कारण काजल की कोर धुल चुकी थी और उसकी आंखें बिना किनारे की साड़ी की भांति बड़ी फीकी और निस्तेज लग रही थीं। इसका उत्तर बहुत कुछ उस परिस्थिति पर निर्भर करता है जिसमें तुम उससे संबंध स्थापित करोगे। हाँ, फिर भी इतना कह सकती हूँ कि इस मामले में बहुत संकीर्ण नहीं हूँ, और फिर तुम्हारे प्रति, अपने आपसी संबंधों के प्रति आस्था भी इतनी कच्ची नहीं। जान सकता हूँ तुम्हारी ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसने तुम्हें यूँ मजबूर कर दिया? उसने तुम्हें बेहोश कर दिया था, कुछ पिला दिया था, जबरदस्ती की थी? उस पर व्यर्थ लांछन लगाने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ कहना हो मुझसे कहो। मैं तुम्हारी घृणा, तुम्हारे आक्रोश सभी कुछ सहने को तैयार हूँ। बहुत दर्द है उसके लिए मन में। व्यंग बहुत पहना था, फिर भी शिवानी को कहीं से चीर नहीं पाया। तनिक भी विचलित हुए बिना उसने कहा, दर्द था तभी तो वो सब कर पाई जो एक नारी के लिए शायद असंभव ही होता है। यदि मैं जरा सा देकर किसी के जीवन में पूर्णता ला सकती हूँ, उसके अभावों को भर सकती हूँ, उसके सारे जीवन का रवैया बदल सकती हूँ, तो उसे देने में क्या हर्ज है? उसके प्रति दायित्व निभाने में तुम किसी और के प्रति अपने दायित्व को भुला रही हो। जो दे रही हो वो किसी और का है। ये बात क्या? ये मैं नहीं मानती। बड़ी दृढ़ता के साथ शिवानी ने बीच में बात काट दी। तुम ही बताओ, उस बात को आज शायद 4 महीने हो गए। यदि पत्र से तुमने न जाना होता तो क्या मेरे व्यवहार से तुम जान पाते? जो तुम्हारे लिए है उसकी भागी न कोई हुआ है, न भविष्य में कोई हो सकेगा। ये बात भी क्या मुझे कहकर जतलानी होगी? और इस बार शिवानी की आंखों से टप टप आंसू टपक पड़े। उसने उन्हें पोंछने का कोई प्रयत्न नहीं किया। दोनों गालों पर आंसू की लकीरें बन गईं। सच सच बताना, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि सिर्फ देने की भावना से ही तुमने ये सब किया? शायद दया के वशीभूत होकर? भोगने या पाने की भावना उसमें कहीं नहीं थी। और शिशिर उसे ऐसी तीखी नज़रों से देखने लगा मानो वो उसके शरीर को भेद कर मन में छिपे रहस्य को जान लेगा। शायद जो कुछ हुआ उसका शिशिर को दुख नहीं था, पर पुरुष के स्पर्श मात्र से ही नारी अपवित्र हो जाती है, ऐसी बात को प्रश्रय देने वाली संकीर्णता भी उसमें नहीं थी। वो तो सिर्फ ये चाहता था कि जो कुछ हुआ
शिवानी उसके लिए दुख करे, अपराध भावना और आत्मग्लान में डूबकर प्रायश्चित कर ले। सच जानने का तुम्हारा इतना आग्रह है तो सच ही बताऊंगी। यूँ भी झूठ मैं आज तक तुमसे कभी नहीं बोली हूँ, शायद बोल भी नहीं सकती हूँ, पर सहना तुम्हें होगा। और शिवानी एक क्षण को रुकी, मानो सामने बैठे शिशिर की सामर्थ्य को तौल रही हो। फिर धीरे से बोली, जानते हो, देने पावने का हिसाब रखने की मेरी वृत्ति नहीं। कितना दिया और कितना पाया ये मैं स्वयं नहीं जानती तो तुम्हें क्या बताऊं। और दया की बात भी गलत है। जो अकिंचन हो, दयनीय हो, दया उसके प्रति की जा सकती है, पर अतुल में तो ऐसा कुछ भी नहीं। धैर्य और सहन शक्ति के सारे बांध टूट गए हों, इस प्रकार हाथों को जोर से झटक कर शिशिर ने कहा। जब सारी बात ही इतनी साफ और स्पष्ट है तो व्यर्थ की बहस से क्या लाभ। फिर एकाएक ही स्वर को मध्यम बनाकर बोला, मैं अभी तक समझे था तुम मेरी हो, केवल मेरी, और मेरे सिवाय किसी की हो ही नहीं सकती हो। लेकिन अब लगता है कि एक बड़ा खूबसूरत सा भ्रम ही तो मैंने पाल रखा था। उसका गला भर्रा आया, अंतिम शब्द तो जैसे आंसू में भीग कर कांप गए थे। भ्रम क्यों, ठीक ही तो समझा था। साथ रहें या ना रहें, ये विश्वास तो मैं आज भी दिला सकती हूँ कि शीनू तुम्हारी है और केवल तुम्हारी ही। पति के रूप में मैं तो किसी की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ, अतुल की भी नहीं। तुम्हें लेकर मन का कोना कोना कुछ इस तरह भरा हुआ है कि उसमें और कोई कहाँ से आएगा भला। सच बोलने का मेरा काम था, मैंने बोल दिया। सहना तो तुम्हें ही होगा। अच्छा शीनू। और एकाएक ही उसने शिवानी का हाथ पकड़ लिया। उस समय क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? ख्याल? और इतनी देर बाद पहली बार मुस्कान की एक क्षीण सी आशा उसके फीके अधरों पर फैल गई। तुम्हारे सिवाय और कोई बात ही मन में नहीं थी। शरीर पर चाहे वो छाया हुआ हो, पर मन पर तुम, केवल तुम छाए हुए थे। शिवानी ने धीरे से अपना हाथ शिशिर के हाथ से छुड़ाया और शॉल को उतार कर एक ओर रख दिया था। धूप में कुछ तेजी आ गई थी और हवा में हल्की सी ऊष्मा। तुम सच कह रही हो शीनू? बिल्कुल सच। और शिशिर का मन हो रहा था कि शिवानी बार बार इसी बात को दोहराती जाए। जानते तो हो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। कोई बात छिपा भले ही जाऊं, पर झूठ बोलना मेरे लिए संभव नहीं। नहीं तो क्या मैं जानती नहीं कि यदि एक बार भी मैं पश्चाताप के 2 शब्द कह दूं तो तुम्हारे मन का सारा मलाल दूर हो जाए, सारा क्रोध बह जाए। पर जो चीज़ मैं महसूस नहीं करती उसे झूठ बोलकर तुम्हारे सामने स्वीकारा नहीं जाता। एक जरा से झूठ से मेरा सारा भविष्य ज्यों का त्यों सुरक्षित रह सकता है, पर वो भी तो नहीं बोला जाता। इस बार शिवानी ने शिशिर का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में ले लिया और धीरे धीरे सहलाने लगी। मान लो शीनू, वो आज आकर तुम्हें ही मांगने लगे तो तुम्हारा दायित्व तुम्हें किस ओर ले जाएगा? ऐसी बात भी तुम्हारे मन में क्यों आती है? अतुल अपनी सीमा जानता है। जो उसका नहीं उसे पाने की लालसा भी कभी नहीं करता। अपने को कष्ट देना वो जानता है, दूसरे के लिए कष्ट का कारण बनना उसका स्वभाव नहीं। और मेरे दायित्व की बात उठाकर व्यर्थ ही क्यों अपने को नीचे गिरा रहे हो? मेरे जीवन में तुम्हारा जो स्थान है उसे कोई नहीं ले सकता। लेना तो दूर, उस तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। किसी के कितने ही निकट चली जाऊं, चाहे शारीरिक संबंध भी स्थापित कर लूं, पर मन की जिस ऊंचाई पर तुम्हें बिठा रखा है वहां कोई नहीं आ सकता। किसी से उसकी तुलना करने में भी तुम्हारा अपमान होता है। वो एक क्षण को रुकी, पर कभी नहीं सोचा था शिशिर कि ये सब मुझे कहकर तुम्हें बतलाना पड़ेगा। और बात समाप्त करते करते जैसे वो फूट पड़ी। तभी 2 सबल बाहों के कसाव में उसकी सारी जड़ता, सारी तटस्थता एक साथ ही पिघल पड़ी। केवल आंसू, हिचकियां, आंसू। उतने ही भर्राए हुए स्वर में शिशिर ने पूछा, शीनू, तुम मेरे जीवन की इतनी बड़ी आवश्यकता और इतनी बड़ी कमजोरी हो कि मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता और किसी भी रूप में तुम्हें जरा सा शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। और उसके आंसू शिवानी की साड़ी में से छनकर उसके रूखे बिखरे बालों को भिगोने लगे। सुनहरी धूप में फैली 2 गुथी हुई छायाकृतियां देर तक कसमसा कर सिहरती कांपती रहीं। मंत्रोच्चारण की ध्वनि ने शिशिर का ध्यान आकर्षित किया। घुटने तक धोती और ललाट पर चंदन पोते 2 व्यक्ति हाफ हाफ कर मंत्र बोलते हुए चढ़े आ रहे थे। उसने शिवानी को धीरे से अपने से अलग कर दिया। वे दोनों शायद मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने एक बार उन दोनों की ओर देखा और फिर मंदिर का घंटा बजाकर द्वार खोल दिया। आओ शीनू, अब लौट चलें।
धूप की गर्मी और तेजी काफ़ी बढ़ चली थी। अनमने भाव से शिवानी उठी। दोनों एक क्षण के लिए मंदिर के सामने रुके, फिर मंदिर के पीछे की ओर वहां जाकर खड़े हो गए जहां से ढलान शुरू होती थी। दूर दूर तक फैले मैदान, आपस में उलझी गुथी हुई पगडंडियां, त्रिकोण चौकोर आकार के कटे खेत, शहर को चारों ओर से घेरती पहाड़ियां, नीचे रेंगते हुए छोटे छोटे मनुष्य, छोटे छोटे घर, सभी कुछ बड़ा छोटा नजर आ रहा था। हम लोग शायद काफ़ी ऊंचाई पर हैं। कितनी ऊंचाई होगी इस पहाड़ की? ठीक ऊंचाई तो नहीं मालूम, फिर भी ऊंचा तो है ही, नाम ही है विपुलाचल। पहाड़ पर खड़े हो जाओ तो सभी कुछ कितना छोटा छोटा लगने लगता है ना? शिवानी के आंसुओं से धुले मुख पर फैली हल्की सी मुस्कान शिशिर को बड़ी प्यारी लगी। उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखकर उसने कहा, चलो शीनू, अब गर्मी बढ़ चली है, फिर अभी कुंड पर भी तो चलना है। पर शिवानी वहीं खड़ी रही। मंदिर का घंटा रह रह कर बज उठता था, जिसकी गूंज उस सन्नाटे में देर तक गूंजती रहती थी। तुरंत की जलाई हुई अगरबत्तियां और लोबान की सुगंध चारों ओर फैलती जा रही थी। धीरे धीरे दोनों लौट आए। शिवानी एक बार फिर मंदिर के सामने ठिठकी, फिर आगे बढ़ती शिशिर के पीछे चली गई। उतरने के लिए शिशिर ने फिर पगडंडी पकड़ी तो शिवानी बच्चों की तरह मचल उठी। नहीं नहीं, अब हम पगडंडी से नहीं उतरेंगे। मानो शीनू, बड़ा सीधा सा पहाड़ है, एकदम ढलान पर उतरा नहीं जाएगा। फिसल पड़ी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। नहीं फिसलूंगी, फिर तुम तो हो साथ, पकड़ लेना। और वो झाड़ियों को हाथ से चीरती हुई मार्ग बनाकर आगे बढ़ी। मजबूरन शिशिर को उसके साथ होना पड़ा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे को सहारा देते संभल संभल कर पैर बढ़ाने लगे। बीच बीच में कटीली झाड़ियों में शिवानी का आंचल उलझ जाता तो शिशिर बड़ी सावधानी से निकालते हुए कहता, तुम्हारी जिद की भी हद है, सारी साड़ी फाड़ ली ना? जवाब में शिवानी केवल हंस देती। नीचे उतरते उतरते शिवानी सचमुच थक गई। थकान शायद चढ़ने की थी, पर उस समय उसका एहसास नहीं हुआ था। पर एकाएक ही अब लगने लगा कि पैर जैसे झपकने लगे हैं। मैं तो थक गई रे। और वो वहीं धम्म से बैठ गई। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अभी गर्म पानी के कुंड में पैर डालकर बैठ जाना, सारी थकान मिट जाएगी। और हाथ पकड़कर एक झटके से उसने उसे खड़ा कर दिया। कुंड पर यूँ तो हमेशा ही भीड़ बनी रहती थी। गंधक के उन गर्म सोतों की तासीर कुछ ऐसी ही है कि अनेक रोगी उसमें स्नान करने आते हैं, पर इस समय वहाँ भीड़ अपेक्षाकृत कम ही थी। सवेरे 10 बजे तक तो लोग जैसे वहाँ मेला लगाए रखते थे। अपने शरीर को खींच खींच कर शिवानी ने जैसे तैसे सीढ़ियाँ चढ़ीं, और जब तक वो कुंड के किनारे गई तब तक तो उसमें खड़े रहने की ताकत भी नहीं रह गई थी। लंबी बोझिल यात्रा करने के बाद देह जैसे एकदम निर्जीव हो जाती है, वैसी ही हालत शिवानी की भी हो रही थी। साड़ी को जरा सा ऊपर चढ़ाकर शिवानी ने जैसे ही पानी में पैर डाला, हाय के साथ वापस निकाल लिया। इतना गर्म पानी! शुरू में लगेगा, फिर देखना कितना आराम मिलता है। 1-2 बार पैर डाल डाल कर वापस निकाल लो तो पैर इस गर्मी के अभ्यस्त हो जाएंगे। शिवानी पैर हिला हिलाकर पानी में लहरें उठा रही थी, और लहरों के साथ ही जल में पड़ते उनके प्रतिबिंब थिरक रहे थे। धीरे धीरे सारी थकान मिटने लगी और दोनों की रग रग में ऊष्मा की लहर दौड़ने लगी। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई एक बेहद चर्चित कहानी ऊंचाई। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को अपने अध्ययन में सहायता के लिए मेरे चैनल में काफ़ी शिक्षा सामग्री प्राप्त हो सकती है। आशा है वो उसका लाभ उठाएंगे। फिर मिलेंगे किसी इसी तरह बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।